हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजेस क्लासेस में। जैसे कि हमारा बिहेवियर पर गैसेस का चैप्टर अभी कंटिन्यू है। हमने अभी तक 5 लेक्चर्स उस पर कर चुके हैं और ये हमारा 6ठा लेक्चर है। जैसे कि हम गैस लॉ को अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ लिया है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर डाला है मोल कंसेप्ट के ऊपर। मोल कंसेप्ट एक्चुअली क्लास 9 का कंसेप्ट है, बट उसको एवोगाड्रोस लॉ को समझने के लिए या गैस लॉ में और आगे बढ़ने के लिए हमें मोल कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। मुझे उम्मीद है कि वो छोटा सा जो 15 मिनट का वीडियो है उसको आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके जल्दी से देख लीजिए। और अगर मोल कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बेहतर है आप इस लेक्चर में आगे बढ़िए। अगर आपका मोल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ आगे बढ़िएगा। ठीक है, आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एवोगाड्रोस लॉ, फिर इसके बाद गै-लुसैक्स लॉ। ठीक है, गै-लुसैक्स लॉ के बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है मॉइस्ट स्ट्रॉ इज हेवियर देन, आपका इस तरह एक टॉपिक है, उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली कुछ नहीं है, उसमें जो हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ है, तीनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाया गया है, उसी को बोलते हैं एवोगाड्रोस लॉ। और उस पर ढेर सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्दी सा लिखना शुरू कीजिए। चलिए जल्दी 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 कीजिए। तो एवोगाड्रोस लॉ है ना। अब देखो एवोगाड्रोस लॉ किसी किसी बुक में यहाँ पे एवोगाड्रोस लिखा होता है, बहुत से बुक में एवोगाड्रोस है। तो मैंने बहुत जांच पड़ताल करके ये स्पेलिंग लिखा है ना। आप कमेंट मत कर देना सर आपने तो गलत लिखा है ना। ए भी स्पेलिंग उनका ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये स्पेलिंग यूज़ किया था ओ, बहुत से बुक में ए यूज़ करते हैं, बट मैंने जहाँ तक देखा है ये स्पेलिंग उनका सही है, उनका नाम का एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस इनका नाम काफ़ी बड़ा था, छोड़ो नाम को क्या लेना। देखते हैं उन्होंने बोला क्या। वो बोलते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। मैंने क्या बोलता है, हर लॉ की एक लिमिटेशंस होती है। तो जितने भी लॉज दिए गए हैं उनमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो है आपका टेम्परेचर। सबसे पहला यहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्या है भाई, टेम्परेचर है। दूसरा क्या है, प्रेशर। सबसे पहला जो लॉ हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, उन्होंने प्रेशर को वेरी करा के वॉल्यूम का दिखाया था कि वॉल्यूम कैसे बिहेव करेगा। उसका चार्ल्स लॉ ने क्या किया, उन्होंने टेम्परेचर को वेरी करा के दिखाया कि वॉल्यूम कैसे वेरी करता है। अब इन्होंने क्या किया, ये टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया। तो अब बचा क्या इनके पास, बचा क्या के पास बच गया वॉल्यूम में। इन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। अब जितने भी गैसेस लो, ठीक है, मान लो आप 3 गैस लेते हो, थोड़ा सा नीचे आ जाए, 3 गैस। मान लो आपने एक हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन गैस लिया, और एक आपने ले लिया ऑक्सीजन गैस, और एक आप तीसरा ले लो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, N2 नाइट्रोजन गैस। तो एक हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया और एक नाइट्रोजन गैस ले लिया। ठीक है, उन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। आपने जो 3 गैस लिए हैं उनका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो मान लो इनका जो वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं 1 लीटर इनका वॉल्यूम है ना। लीटर भी हमारा वॉल्यूम का यूनिट है। मान लो तीनों का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। तो अब होगा क्या, और यहाँ पे कंडीशंस क्या है, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों हमारा कांस्टेंट है। मतलब इनको अपने को चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाता है ना। इन्वर्सली वेरिएशन है, बॉयल्स लॉ में पढ़ा था हमने। हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। तो इसलिए इस लॉ को एवोगाड्रोस लॉ तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहे। तो देखते हैं कि आखिर होगा क्या, इन्होंने बोला क्या। अब लास्ट सेंटेंस क्या बोलते हैं, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत से बुक्स में यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी लिखा होता है ना। क्यों, मोल्स का लेक्चर आप देखिए समझ में आएगा। मोल्स क्या है, मोल एक यूनिट है। किस तरह की यूनिट, केमिस्ट्री की दुनिया में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने का यूनिट है। मतलब अगर मेरे पास इतना मॉलिक्यूल्स है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। ठीक है, जैसे 1 के बाद ये हमारा देखिए जो ये 5 जीरो आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाख। ये क्वांटिटी यूनिट है ना, 1 लाख हुआ ये। उस तरीके से ये जो एक नंबर है, इतना नंबर का कोई भी चीज़ होगा तो उसको 1 मोल बोलेंगे। अब मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में ना, एकदम बहते रहे, बहुत ज़्यादा तादाद में, आप उसको काउंट भी नहीं कर पाओगे। चावल की जो बोरी होती है उसमें क्या आप चावल की हर एक दाने को काउंट कर लोगे, एक एक दाने को काउंट कर लोगे कितना दाना है, तो
उसी तरीके से नहीं, उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में आइटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इनके लिए सिंपल यूनिट बनाया गया मोल का, कि मोल में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा हुआ, इस नंबर को भी बोलते हैं मोल और कुछ नहीं, इसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे, मतलब इन तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो इस 1 लीटर को ऊपर लिख देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे देखते चलिए, उन्होंने बोला इक्वल नंबर, हमने 3 गैसेस लिए, क्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, हमने 3 गैसेस लिए, तीनों का वॉल्यूम सेम रखा, उनके अकॉर्डिंग हमने टेम्परेचर प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप ये कंडीशन करते हो तो इस कंडीशन को करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि जितने भी गैसेस आपने लिए हैं उन सभी गैसों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा। मतलब अगर इसमें हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 है तो इसमें भी हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 होंगे, इसमें भी हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका 4 होगा। समझे बात? यही बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 होगा। अब सर ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 होगा। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें तो क्या होगा? मान लो जस्ट इमेजिन एक बैलून थी, आपने उस बैलून को पहले, अच्छा यहाँ तो एक उस बैलून को आपने इतना फुलाया पहले, तो उस बैलून को आपने फुलाया तो इस बैलून में तो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के। अब फुला रहे तो उसमें तो गैस ही जा रहा है। काउंट करो कितना मॉलिक्यूल्स है, 3 2 5 3 8, अभी टोटल 8 मॉलिक्यूल्स है ना। अब इस बैलून की कैपेसिटी और है फूलने की, तो आपने इसमें और हवा भरी, मैंने आपने इसमें और गैस भरा, तो ये थोड़ा सा और बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या इतना बड़ा जो जगह था, क्या उतना जगह में इतना ही है ना? आपने और गैस उसमें भरी तभी तो बैलून बड़ा हुआ। तो और गैस भरने का मतलब क्या हुआ कि गैस का मॉलिक्यूल्स की तादाद आपने बढ़ा दी। मतलब पहले जो 8 थे अब इसमें और क्या होगा, मान लो आपका ये 10 हो जाएगा, 2 2 4 6 8 9 10, मतलब 12 मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, बढ़ गए। तो यहाँ क्या देखने को मिला हमें कि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाई तो क्या हुआ, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। हाँ, यहाँ क्या था, इतना ही था आपका ना, 8 मॉलिक्यूल्स थे, इतना ही आपने वॉल्यूम और आपने गैस दिया तो बैलून का वॉल्यूम बढ़ गया। कैसे बढ़ा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाया, है ना। हाँ, बट यहाँ पे क्या है, कंडीशन हमारा वही है कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है तभी ये कंडीशन वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो सिंपल ये बोलते हैं एवोगाड्रो साहब की इक्वल वॉल्यूम गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गैस का वॉल्यूम सेम है तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। ये सिंपल सी बात वो कहते हैं और कुछ नहीं। और ये हमने क्या देखा कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ये कौन सा रिलेशन है बताइए तो? हाँ, डायरेक्ट रिलेशन है आपका, डायरेक्ट वेरिएशन। तो मैं से डिनोट करते हैं वी को, वी फॉर वॉल्यूम को फिर से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम डिनोट कर दिए स्मॉल n से। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में घटाऊंगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। बस सिंपल सा बात है। अब इनका ये स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट से हमने ये समझा। अब उसको कंक्लूड करके हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला है ना हमारा, क्योंकि कैलकुलेशन तो सारा मैथमेटिकल इक्वेशन का है। आइए थोड़ा सा इस मैथमेटिकल इक्वेशन को और डिटेल में देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, डायरेक्ट वेरिएशन का साइन हटाएंगे, मतलब v/n इज इक्वल टू k आता है। k हमारा क्या है, k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इतना आप लिख लोगे। k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब v/n को हम जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इस बेसिस पर क्या हम ये लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, v/v1/n1 इज इक्वल टू v2/n2, है कि नहीं। मतलब इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल डिवाइडेड बाय फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जैसे कि हमने ये जो गैस वाला एग्जांपल अभी लिया था, है ना, हमने 3 गैसेस लिया, हाइड्रोजन गैस था। इनिशियली इसमें 4 नंबर ऑफ मोल्स थे, इसका वॉल्यूम हमारा 1 लीटर था। हमने इसको क्या किया, हमने इसमें नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दिया, यही गैस हमने रखा, नंबर ऑफ मोल्स हमने बढ़ा दिया इसमें थोड़े से, तो हमारा जो वॉल्यूम था वो मान लो 1.5 लीटर हो गया। मान लो छोड़ो, इसको करते हैं हम लोग 2 लीटर हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इन दो क्वांटिटी को, ये इनिशियल वॉल्यूम हमारा 1/4 है ना, यहाँ पे 1 था, v1 1 है और ये हमारा
N1 नंबर ऑफ मोल्स 4 है। यहाँ पे कितने 2 4 6, इसको 8 कर दो, 8 हो गए नंबर ऑफ मोल्स। मैंने हमने नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। उसको भी डिवाइड करेंगे 2/8, तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा 1/4। देखिए 1/4 1/4 दोनों बराबर हो गया ना, दोनों बराबर आया, मतलब V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। सिंपल है, बस यही इन्होंने बोला था और कुछ नहीं। स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कंटेन नंबर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, अपने में है ना, तो भी लिख लेंगे। अगर हम बात करें उर्दू में इसकी स्टेटमेंट, तो उर्दू में बोलते हैं कि यकसा दर्जा हरारत और यकसा दबाव के तहत यकसा हजम वाली तमाम गैसों में साल्मों की तादाद बराबर होती है। बस वही सेम चीज़ें उर्दू में लिख लेंगे। यकसा का मतलब कांस्टेंट है उर्दू में। यकसा दर्जा हरारत और दबाव वाली, यकसा दर्जा हरारत और यकसा दबाव के तहत यकसा हजम वाली, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो जितनी भी गैसेस हैं जिनमें वॉल्यूम सबका सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सब में सेम होगा। बस सिंपल सा यही हमारा था अवोगाड्रोस लॉ। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम इसमें आगे बढ़ते हैं गै-लुसाक्स लॉ के पास। चलिए जल्दी से नोट कीजिए एकदम। आइए अवोगाड्रोस लॉ के बाद देखते हैं गै-लुसाक्स लॉ, है ना। देखते हैं गै-लुसाक्स लॉ इन्होंने क्या बोला था। इनका इससे पहले पढ़ते बोलते व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि आपस में मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं या उनको प्रोड्यूस किया जाता है। इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू इन अ सिंपल, ये क्या राशन लिखा गया, दे डू इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। सिंपल रेशियो होता है बाय वॉल्यूम। देखिए प्रोवाइडेड ऑल गैसेस 2 बार आएगा, एक बार काट दीजिए इसको। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा सर, ये जो चीज़ है ना, ये जो है ना, ये अभी अभी हमने देखा था कहीं पे, है ना, अभी जस्ट तो कुछ देर पहले देखा। कहाँ पे? एवोगाड्रोस लॉ में देखा, है ना। मतलब इनका भी कंडीशन सेम हमारा एवोगाड्रोस लॉ कैसा है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो गै-लुसाक्स लॉ जो है ना, ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। इन्होंने सिंपल एक बात बताई है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हो तो गैसेस जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। और वो सिंपल रेशियो उनका बोलने का मतलब क्या है वो देखते हैं। देखिए क्या बोला उन्होंने। जैसे मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन है, हमने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ले लिया, या बोलते एक मोल हाइड्रोजन का ले लिया और साथ में हमने ऑक्सीजन को भी लिया, तो ये दोनों मिल करके हमें क्या देते हैं, पानी देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं, बोलिए। ये रिएक्शन है, तो ये देखिए रिएक्शन से पहले क्या था। अच्छा नहीं, ये एग्जाम्पल छोड़िए, इसको बाद में लेंगे, इसमें थोड़ा बैलेंस करना होगा। ये एग्जाम्पल हम लोग बाद में कंटेन करेंगे। हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का लिया और एक वॉल्यूम हमने क्लोरीन का लिया, इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, हमारा HCl बनता है। HCl बनता है और यहाँ पे हम ये क्या लिया, हमने एक वॉल्यूम लिया इसका। अब इसको कैसे बोलो, 1 वॉल्यूम बोलो हाइड्रोजन का, या 1 मॉलिक्यूल बोलो, या 1 बोलो, सेंस एक ही बनेगा, है ना। आपका बोलने का मतलब कोई भाई इसको एज अ वॉल्यूम में मेज़र करके ले रहा है, कोई ऐसा मोल में ले रहा है, तो बात सेम ही है आपका। तो 1 वॉल्यूम आपने इसका लिया और इसका भी आपने 1 वॉल्यूम लिया, इन्होंने कंबाइन करके क्या दिया, यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम H का है, एक वॉल्यूम Cl का है। यहाँ पे हमारा 2 आता है बैलेंस करने के लिए, 2 तो 2 वॉल्यूम क्या मिला हमें, 2 वॉल्यूम HCl। ये बैलेंसिंग जो है ना, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, हाँ, केमिकल कैलकुलेशन, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन करके जो टॉपिक है उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट में है, अभी घबराना नहीं है। बस देखिए, तो हमने क्या लिया, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम क्लोरीन को जब मिला है तो हमको क्या मिला, 2 वॉल्यूम HCl। बस हमने यही बोला। ये नंबर देखिए तो जरा, बहुत सिंपल नंबर है ना, मतलब होल नंबर सारे हमारे हैं 1 2, इसी तरीके से वो रिएक्शन करते हैं आपस में, यही बोलना है इनका और कुछ नहीं। अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो जितनी भी गैसेस आपस में कंबाइन करेंगे, है ना, इन दोनों ने कंबाइन किया, कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस हुआ, HCl। तो रिएक्शन से पहले गैस के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा और रिएक्शन के बाद गैस का वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो आपस में काफ़ी सिंपल होंगे। रेशियो क्या है इनका, 1:1, वो लिखेंगे तो 1:1, 1:1, ये हमारा बराबर 2।
सिंपल रेशियो है ना। तो इसी तरीके से वो रहते हैं हमारे सिंपल रेशियो में, और कुछ नहीं, बस मतलब आपको इसी तरीके का मिलेगा। इसमें और एग्जाम्पल्स अगर हो तो हम देख सकते हैं, खैर नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो में आपका रहेगा, आप इसको देखिएगा, है ना, बस यही इनका बोलना था। और ये गेल-लुसाक्स लॉ आपके बोर्ड एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है, मतलब रेयरली, मेनली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, बट गेल-लुसाक्स लॉ रेयरली। बट हाँ, आप याद करके रखिए, ऐसा नहीं है कि भूल जाना है। ये इंग्लिश स्टेटमेंट हो गया आपका। उर्दू में जिनका स्टेटमेंट वो बोलते हैं कि यकसा दबाव और यकसा दबाव और यकसा दर्जा हरारत के तहत जब मुख्तलिफ गैसें आपस में कीमियाई तौर पर मिलती है तो तामुल करने वाली गैसों के हजम और तामुल के बाद पैदा होने वाली गैसों के हजम एक आसान तनासुब में होते, यानी कि सिंपल रेशियो में होते। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ये वर्ड आना काफ़ी ज़रूरी है। देखो उर्दू का स्टेटमेंट में लिखा है कीमियाई तामुल करने वाली गैस है ना, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन। तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट लिखते दौरान आपका। तो ये आपकी स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो लिख देना है, बस सिंपल है। सिंपल रेशियो का मतलब यही आपका रेशियो में रहेगा। जो हमने पानी के बाद की H2O प्लस हाँ, तो अब ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमारा हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए हमने 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए कंबाइन करके हमें 1 वॉल्यूम वाटर का मिला। बट यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ता है। देखें ना, रिएक्शन के बाद यहाँ तो O2 था, यहाँ पे O सिर्फ अकेला हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 देते हैं, वहाँ 2। तो अब देखो रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस है। यहाँ पे भी हमारा आपका H2 के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, H2 के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के O2 के 1 मॉलिक्यूल्स थे भाई। रिएक्शन के बाद भी O2 के ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए कितना सिंपल रेशियो है। रिएक्शन से पहले H2 हमारा 2 था भाई, 2 है। H2 ऑक्सीजन हमारा 1 था। और यहाँ पर रिएक्शन के बाद भी जो पूरा H2O मिला, ये क्या मिला, ये तो पूरा ये तो H2O वाटर तो एक है ना, एक कंपाउंड है, इसको एक लेंगे। बट देखो रिएक्शन के बाद भी H2 मॉलिक्यूल्स 2 ही है, और ये भी आपका 2 ही है ना, सॉरी 1 है। O2 का 1 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर O2 का 1 मॉलिक्यूल्स हो गया। क्यों ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि अवोगाड्रो साहब ने कहा तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर हमने गैसेस का वॉल्यूम का सेम है, गैसों का वॉल्यूम सेम है, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। बस इसी वजह का ऐसा होता है। सिंपल है गेल-लुसाक्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन एनी एयर। मॉइस्ट के मतलब होता है नम, नमी है ना, नमी वाली हवा। तो नमी वाली जो हवा होती है वो बाकी हवा के मुकाबले में सबसे हल्की होती है, ये कहना है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, यही आपको रीज़न बताना है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना, पूछा जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादातर जो गैस कंटेन करती है 2 गैसेस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही है। मतलब ओवरऑल ये दोनों मिला करके 98% का पूरा कवर कर लेता है एटमॉस्फेयर को। बाकी जो 2% बचा उसमें और बहुत सारे गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इन गैसों का जो आपका है, लेकिन इन गैसों का जो आपका वेट है वो, ठीक है, इनके मुकाबले, इन दोनों गैसों के मुकाबले जो हमारा वाटर वेपर होता है ना, इसको आबी बुखारात बोलते हैं, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर ये इन दोनों से हल्का होता है। वाटर वेपर जो है वो इन दोनों गैसों से हल्का होता है। अब क्या होता है, वाटर वेपर तो नमी, वाटर वेपर को आराम से देखोगे आएगा, जो भाप निकलती है तो उसमें नमी होती है। पानी जो भाप असल में कहीं बैठता है, वो इतना भाप बैठ जाता है। या हाँ, इसको तुम सिंपल समझो कि पानी खौलाने के लिए, जब पानी खौलाने के लिए चढ़ाते हो उसको जो ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन को हटाओ, ढक्कन पे देखोगे कि तुम्हें पानी का कुछ कुछ बूंद दिखता है। तो बूंद क्या होता है, वो जो बूंद जो छिटकारा तुम्हें दिखता है वो एक्चुअली में वाटर वेपर से। क्योंकि वाटर वेपर, अब जो बर्तन आपने रखा है इसके ऊपर जो ढक्कन है, यहाँ से वाटर वेपर निकल रही है, इनको जाने का जगह नहीं मिला। तो वाटर वेपर है ना, पानी की ही भाप है वो, तो एक्चुअल में पानी है, पानी की बूंदें यहाँ पर आकर चिपक जाती है। तो उसी वाटर वेपर की यहाँ बात हो रही है ना।
तो वाटर वेपर जो होता है वो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हल्का होता है, और जब ये वाटर वेपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में है ना, ये दोनों पूरे एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, जब ये दो वाटर वेपर इन दोनों के बीच में आकर चला घुस जाता है तो क्या होता है, ये दोनों तो दूर दूर हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि इनकी जो डेंसिटी होगी कम हो जाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में इनका मास अब घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि इनकी जो दूरी थी बढ़ गई है ना, जितना नज़दीक रहते हैं उतना घनापन होता है, डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। बट इनके बीच में जाने से दोनों दूर दूर हो गए, तो यूनिट वॉल्यूम में इनका मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई, तो वेट भी इनका घट जाता है। बस यही रीज़न है कि मॉइस्ट एयर जो है वो आपका लाइटर होता है देन एनी एयर के। बस सिंपल, को यही जवाब देना है। इसका बढ़िया से जवाब आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था, तो इसमें कुछ लिखने का है नहीं आपका, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। आइए, अभी तो आया हमारा मेन टॉपिक आज के लेक्चर का, क्या आया, आइडियल गैस इक्वेशन। बस आइडियल गैस इक्वेशन को छोटा सा डेरिवेशन समझ लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम लोग इसमें बढ़िया 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल का आप टेंशन ना लो, मैं एक सेपरेट वीडियो